बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात के चौथे फेज की वोटिंग मुकम्मल हो गई है। आज लोकसभा की 96 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ 380 सीटों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, या फिर कहा जाए 380 सीटों का जो एक तरीके से फैसला है वो अवाम ने कर दिया है। अब इंतजार तो 4 जून तक का करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी। बात यह भी होगी कि चुनाव के चारों फेज में सिर्फ पहला फेज ही ऐसा रहा जिसमें किसी भी पार्टी के लीडर की तरफ से मोटे तौर पर कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया गया, यानी कोई विवादित बयान नहीं दिया गया था पहले फेज तक। मोटे तौर पर यह बात है। लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग से पहले शुरू हुआ मुतनाज़ा बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बयान रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ही पार्टियों की तरफ से आए थे। हालांकि अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि समाज को बांटने वाले बयान बीजेपी की तरफ से ज्यादा आए हैं या उन्हीं की तरफ से आए हैं। ये ऐसा जो अपोजिशन पार्टियां वो कह रही हैं। आज बेबाक मुंसिफ में हम चर्चा ऐसी बात पर करेंगे कि 2004 के इंतखाबात में जो बयान थे उनका किस तरीके से असर पड़ रहा है पहले फेज के बाद, चूंकि पहले फेज तक वैसे बयान नहीं आए थे, और इंतखाबात के वक्त पॉलिटिकल पार्टियों को मुतनाज़ा यानी विवादित बयानों का सहारा क्यों लेना पड़ता है। इस मसले पर बात करेंगे और कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से जोगिंदर सिंह खालसा साहब कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से जगदीश चंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और जाने माने सहाफ़ी वसीम अकरम त्यागी साहब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लीडर हैं और जर्नलिस्ट हैं वसीम अकरम त्यागी। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो लीडर हैं वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहला सवाल जो है वो कुलभूषण जी हम आपसे ही करेंगे। इंतखाबात के वक्त जो लीडर्स कहीं नज़र नहीं आते इंतखाबात से पहले, वो अचानक जो है चुनाव के वक्त आ जाते हैं। ना जाने कहाँ से, मतलब जो है वो मीडिया वाले भी उन तक पहुँचते हैं या वो मीडिया वालों तक पहुँचते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वजह क्या है? हमेशा ही ये देखने को मिलता है, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन हो, यानी चाहे लोकसभा के हो या असेंबली इलेक्शन हो, कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर आता है किसी ना किसी लीडर की तरफ से जो विवाद पैदा करता है और जिस पर फिर हंगामा मचता है। इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त ये जो बयान है, मुतनाज़ा बयान, विवादित बयान भी उन्हें कह सकते हैं आप, क्यों उनका सहारा लेना पड़ता है नेताओं को? पहला सवाल यही है आपसे। जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन पार्टियों के पास या जिन लीडर्स के पास कोई अपना धरातल नहीं है और जिनके लिए कोई विजन नहीं है कि इस देश के लिए किस तरह की नीतियां तैयार की जाए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए ये चुनाव बहुत बड़ा है। आपने असेंबली चुनाव का भी जिक्र किया, लेकिन ये चुनाव 140 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। इस चुनाव से यह भी तय होना है कि देश की नीतियां किस तरह की बनने वाली हैं। लेकिन ऐसे समय असली मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए कुछ चुनावी नारे या चुनावी बयानबाजी की जाती है जिससे असली मुद्दे छुप जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधा साफ सा एजेंडा है कि जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो उनके जीवन को सीधे संबोधित करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। और इसीलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी चौथे चरण का चुनाव होने तक अपने उन्हीं 5 न्याय और 25 गारंटी पे बात कर रही है। हम इसी की बात कर रहे हैं कि क्यों सारा पैसा पूंजीपतियों को दिया जाएगा, आम आदमी को क्यों नहीं पैसा दिया जाएगा। महंगाई पे कब बात होगी, बेरोजगारी पे कब बात होगी, शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम पर, उस पे कौन बात करेगा। लेकिन देश आज समझदार है और जो जनता है वही जनार्दन है, और वो जान रही है कि कौन सी पार्टी और कौन से लीडर उनके हित की बात कर रहे हैं और उसी पर वोट कर रही है। इसीलिए आज सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि उनकी तो झूठ की राजनीति है, उनकी तो जुमले की राजनीति है। तो चुनाव के समय भी कुछ ऐसे जुमले लाए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें रखी जाएंगी जिनसे मुख्य मुद्दे गायब हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप उन्हीं मुद्दों पे बात कर रही है। उन्हीं पे हम आज भी डिबेट में बात करने को तैयार हैं कि आखिर क्यों ना आम आदमी के मुद्दों की बात हो। और आप देख ही रहे हैं कि देश में आज ये बात अच्छी तरह से मानी जा रही है, और आज के भी चौथे चरण के वोटिंग के बाद के जो रुझान आ रहे हैं उनसे निश्चित तौर पर 4 जून को इस देश में सत्ता बदल रही है। और कांग्रेस पार्टी अपने जिस मैनिफेस्टो को लेके आई है उसी पे काम करेगी, उसी पे बात। बिल्कुल ठीक है। वसीम अकरम त्यागी साहब क्या कहेंगे? पहला सवाल वही है आपसे, क्योंकि देखिए इतने बड़े ये इंतखाबात हो रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव है वो मुल्क के मुस्तकबिल को एक तरीके से तय करता है कि अगले 5 साल तक किन के हाथों में हुकूमत रहनी है और किस तरीके से या किस सिमत में, किस डायरेक्शन में वो लोग इस मुल्क को लेकर के जाएंगे। क्योंकि मामला सिर्फ मुल्क का ही नहीं है, बल्कि मुल्क की छवि का, मुल्क की इमेज का भी है और पॉलिसीज़ का भी है। और ये
किसी सूबे का तो इलेक्शन है नहीं, पूरे मुल्क का, तो जाहिर तौर पर विदेशों में भी इसका असर पड़ता है, उनके साथ रिश्तों में, उनके साथ जो है वो कारोबारी मामला, तमाम तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। क्या वजह है कि पहले फेज तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद जो है दूसरा, तीसरा, चौथा फेज तक आते आते ना जाने कौन कौन सी बातें हो गई। इस बात का कई बार जिक्र हो चुका है कि हर तरह की बात हो गई, लीडर्स जो हैं वो बहुत लो लेवल पर जाकर के बड़े बड़े लीडर्स बात कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि इंतखाबात के वक्त वही बात होती है कि भाई इंतखाबात के वक्त ही क्यों ये मुतनाज़ा, सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त अचानक जो है वो विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो थमने का नाम नहीं लेता। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेता बयान दे करके, लीडर्स बयान दे करके आगे चले जाते हैं, असर होता है आवाम के ऊपर जो साथ मिलकर के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पड़ोस में रहते हैं, ठीक है साहब, जिनके साथ सुबह से शाम तक मिलना जुलना होता है, उन पर फिर असर पड़ता है। क्या कहेंगे, क्यों सहारा लेना पड़ रहा है आज भी मुतनाज़ा बयानात का? देखिए, महराज फैजाबादी का एक शेर है कि तुम्हारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। तो ये बातें थी उन्होंने जो कहा था, तो वो अफसोस की बात है कि वो आज भी प्रासंगिक है यहाँ पर, और नेता उसी चीज़ का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, और जिस तरह से मंदिर की पॉलिटिक्स यहाँ इस देश में पिछले एक दशक में हुई है श्री राम मंदिर के नाम पर, और उसे भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगा भी उस वक्त में कि बीजेपी जब 22 जून को उद्घाटन किया प्राण प्रतिष्ठा का, तो लगा भी कि बीजेपी जो है इस वक्त में 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन 400 पार अगर ना भी करेंगे तो प्रचंड बहुमत की तरफ ये चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे चुनाव से मंदिर मस्जिद की लड़ाई गायब हो गई, और मुख्य मुद्दे जो थे वो चुनाव में आ गए, और चुनाव में जनता आ गई। उसने विपक्षी दलों में एक उसने उसको हौसला दिया। उसके बाद पहला चरण का चुनाव संपन्न हो गया। आपने देखा होगा उसमें कोई बयान किसी तरह का नहीं दिया गया पहले चरण के चुनाव में, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से बीजेपी को जो आंतरिक रिपोर्ट मिली होगी, तो उसमें जब लगा कि हवा तो खराब है, तो फिर प्रधानमंत्री उतर आए उस बयानबाजी पर जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। निम्न स्तर की जो उन्होंने बयानबाजी की, घुसपैठिया उन्होंने करार दे दिया। फिर वो बढ़ते गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर दिया उन्होंने कि ये सब कुछ छीन करके आपका सब कुछ छीन लेंगे, उन्हें दे देंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता ये अपने घोषणा पत्र की बातें जनता को नहीं बता रहे हैं। ये एक झूठ का सहारा लेकर उस मैनिफेस्टो का सहारा ले रहे हैं कांग्रेस का, जिसमें लफ्ज मुस्लिम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसे आधार बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। और उसमें अपने मैनिफेस्टो की जो बातें हैं, जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र होता है, बीजेपी के यहाँ संकल्प पत्र होता है, दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र कहती हैं, उस संकल्प पत्र में क्या है, क्या ये करने जा रहे हैं, उसकी बातें नहीं बता रहे हैं। पिछले 10 साल में इनके जो बड़े वादे थे उसमें से एक बड़ा वादा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। चूंकि इस देश की ज्यादातर राज्यों की सरकारें बीजेपी सत्ता में है और रही है पिछले 10 सालों के अंदर। ये बीजेपी का आप कह सकते हैं कि स्वर्ण काल है जी। जिन राज्यों में कभी बीजेपी नहीं थी वहां पे बीजेपी आई है, लेकिन वहां पेपर लीक होते रहे, भर्तियां नहीं निकली, किसानों के मुद्दे अलग थे, नौजवानों के मुद्दे अलग थे, अग्निवीर को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, न बीजेपी के कोई नेता उस पर बोलने के लिए तैयार है। ठीक है। और ये अनर्गल बयानबाजी यहां तक के हद तो तब हो गई जब विपक्ष के एक नेता हैं, वो खाना खा रहे थे, उन्होंने मछली दिखा दी, उसमें उसे आधार बना लिया। ये सोचने की बात है कि मानसिक स्तर क्या है और क्या वो देना चाह रहे हैं इस देश को। हमें जब आपने नारा दिया है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो वो बात तो ठीक है। देखिए बात ठीक है त्यागी जी आपकी, और किस वक्त उन्होंने कहा कोई बात जो है ना, वो एक बहुत मशहूर शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाए, ये सलीका हो या कही जाती है, तो ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम बरेलवी साहब का है। तो कौन सी बात किस वक्त कह रहे हैं आप नवरात्र चल रहे हैं, और उस ठीक है वो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा मैं तो IQ लेवल चेक कर रहा था, ये एक दिन पहले का था ये विजुअल, तो आपने उस दिन क्यों जो है उसको पोस्ट कर रहे हैं? ये बात सच है कि इंतखाबात चल रहे हैं, ये बात सच है कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसी की बात होनी चाहिए, मगर ये भी सच है कि ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये बहुत सारे गुलदस्तों का गहवारा है। यहाँ बहुत सारे गुलदस्ते का मतलब ये है कि बहुत अलग अलग मजहब के, अलग अलग सोचो फिक्र के, ठीक है साहब, जज्बाती लोग हैं, मजहब से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, और मजहब से कोई एक आदमी नहीं जुड़ा हुआ, वो हर तबके का, यानी हर धर्म का
जो आदमी है वो अपने मजहब से बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो ठेस पहुंचती है, फिर आप मौका खुद देते हो। देखिए, अगर मणिशंकर अय्यर परमाणु बम का जिक्र करके पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि आप उसकी इज्जत करो, तो फिर सवाल उठेंगे ना बीजेपी की तरफ से कि क्या हमने अपने जो हमारे जो परमाणु बम है, जो एटॉमिक पावर हम है, तो क्या वो सजाने के लिए या फ्रिज में रखने के लिए, वो भी सवाल पूछेंगे। तो मौका तो आप दे रहे हो, तो आप जो है वो तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा ये कि भाई आप ऐसे मौके पर क्यों जो है वो कह रहे हो, मौका मिलेगा। अच्छा, ये भी पता है कि जो मौजूदा सियासी सिस्टम है, जो सामने पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके बारे में पता है कि वो आपकी हर एक बात को, नजर है उसकी बहुत गहराई से आपके ऊपर, आपके हर एक कदम के ऊपर उसकी नजर है, तो फिर कदम सोच समझ करके उठाइए। देखिए रब्बानी साहब, यही तो दिक्कत है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से मॉरल पुलिसिंग की कोशिश हुई है इस देश में, वो पहले कभी नहीं होती थी। आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये तय करने वाली सरकार कौन होती है, और उस पर टिप्पणी करने वाली नेता उस पर क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, कौन कब क्या खा रहा है। क्या आपके यहाँ सरकारों में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मत्स्य विभाग नहीं होता, मत्स्य मंत्रालय नहीं होता? सही होता है ना, तो वो किस लिए होता है? सबको पता है मछली किस लिए पाली जाती है, जाहिर सी बात है इंसान के आहार के लिए पाली जाती है, खाने के लिए पाली जाती है। तो अगर कोई खा रहा है वो उसकी चॉइस है, ठीक है, तो उस पे आप उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? बल्कि बहुत सारे सूबे तो बकरा पालन मतलब जो है उसके लिए भी वो देते हैं बाकायदा, मतलब जो है वो फंडिंग करते हैं। सवाल यही है सर कि आप किसी के खान पान को लेकर राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ठीक है, इस देश में बहुत बड़ी आबादी है, मांस खाती है, इस देश की एक बड़ी आबादी है, चूहा खाती है। बहुत सारे आंकड़े हैं और 75% के करीब ऐसा माना जाता है, मतलब जो अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े आते हैं, मतलब 75% के मोरलेस वही है, 75% के करीब है जो शाकाहारी मतलब जो है, मतलब मांसाहारी भी है, शाकाहारी होने के साथ मांसाहारी भी। तो जाहिर तौर पर अगर हम सेंसस की बात करें तो वो 14% के करीब मुसलमान है, तो बाकी 61% कौन है, तो ये तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर ये बात भी सही है कि वक्त के मुताबिक आप जो है जब कदम उठाते हैं तो सामने वाले को मौका मिलता है। जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। जगदीश जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, बहुत सारे लीडर्स जिनकी जबान बहुत साफ सुथरी होती है, जो मतलब तोल के बोलते हैं, मतलब होता है ना तोल मोल के बोल, तो बहुत ही मतलब अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अमूमन, मगर इंतखाबात के वक्त कड़वाहट आ जाती है उनकी जबान पर भी। ऐसा क्यों है, मैं वही जानना चाहता हूं। फिर उसके बाद जो है हम एक एक बयान का जिक्र करेंगे कि किसने कब क्या कहा। पहला सवाल वही है कि जिनकी जबान बिल्कुल साफ सुथरी थी, शीरीं थी, मीठी थी जबान, वो अचानक कड़वी क्यों हो जाती है इंतखाबात के वक्त? ऐसा है, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी, मैं समझ नहीं पाया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मेरा सवाल यह है साहब कि जो अच्छे लीडर्स, बड़े लीडर्स, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े लीडर्स 5 साल तक तकरीबन बहुत अच्छी बातें करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, अचानक चुनाव के वक्त वो कड़वा क्यों बोलने लगते हैं? ऐसा है जी, देखिए, जो हल्कापन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, हाँ। जैसे अभी आपने जिक्र किया है जी, हम क्या खाते हैं ये देश का प्रधानमंत्री बोलेगा जी, ये इलेक्शन का एजेंडा होगा, इस बात पे जनता वोट देगी। केवल ये हल्की बातें जिस तरह से हो रही हैं उन पे मैं बहस नहीं करना चाहता ना, मुझे जवाब देना चाहता। जो लोग हल्की बात करेंगे उनको जनता जवाब स्वयं देगी, जनता सब जानती है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मेरा ये, चूंकि बयानात का असर बहुत होता है देखिए साहब, और परसेप्शन चलता है, हवा चलती है, चूंकि माहौल को पहले फेज के बाद थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है, और चूंकि बीजेपी के यहाँ लीडर है नहीं, ये कई दिन से हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये बात भी सच है कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने, और राजस्थान में वो थे, माहौल को गरमाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम पर लेकर के आगे घुसपैठिया बता दिया और उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला, और ये बता दिया कि आपका हक छीन करके मंगलसूत्र तक बिकवा करके जो है वो उनको दे दिया जाएगा पैसा। मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश जो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं करूंगा, वहां पर इन बयानों का क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज की सीट्स को लगा करके 39 सीटों पर एक तरीके से चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, क्या कुछ जमीन पर क्या असर है लोगों के बीच में इन तमाम बयानों का, इन बातों का? ये आप सुन लीजिए, आपको इन बयानों पे चर्चा ही नहीं करना चाहिए रब्बानी साहब जी। इन बयानों को जनता ने 1% भी संज्ञान नहीं लिया। जनता जानती है कि ये हिंदू मुस्लिम गाय गंगा ये सब चला करके इस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, एन के एन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग। केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज करके
तो ये हर तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, इनके हथकंडे जनता जान चुकी है। और मुझे आपसे निवेदन ही, हल्की बातों पे डिबेट न करिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चुनावी चंदा, ये जनता सब जनता में तैर रहे हैं। मैं ग्राउंड लेवल की बात मर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जगदीश जी, ये लोकतंत्र है और मीडिया का काम आईना दिखाना है। और अगर कोई बड़ा लीडर, वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, चूंकि ये बात बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि बयान अगर दिए जाते हैं, कोई लीडर अगर बात करता है, कुछ बोलता है, तो उसका पब्लिक पर असर होता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। उसका जिक्र जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना चाहिए। और हम किसी हल्के उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई छोटे लीडर नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं या अगर अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता, या कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई बड़ा लीडर। तो किसी भी बयान को हल्के में लेकर के उसके ऊपर उसका उनको बताना या उनको आईना दिखाना या उनको रास्ता दिखाना, मुझे लगता है कि ये कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। क्योंकि हमारा यही कहना है कि भाई आप असल मुद्दों पर आइए। आप जो है वो महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, नौजवानों की बात कीजिए, ख्वातीन की बात कीजिए, बुजुर्गों की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। हम भी वही कहते हैं, आप क्यों आ रहे हो अगर आपने 10 साल इतना काम किया। मगर कमाल की बात यह है कि अभी तक बीजेपी के लीडर हमारे साथ नहीं जुड़े। बीजेपी के जो नेता थे उनको हमारे साथ जुड़ना चाहिए था। हाँ। इनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था कि इन्होंने क्या किया नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किए। इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि मछली दिखाने के लिए, मंगलसूत्र, इस तरह की बातों से क्या। मैं रब्बानी साहब बताना चाहता हूं कि जनता इनकी बातों को उड़ा चुकी है और विपक्ष के साथ जनता खड़ी हो गई है। ठीक है, और ये बिल्कुल साफ हो रहे हैं। तानाशाही रवैया को जनता ऊब चुकी है, जनता जान चुकी है। ये संविधान और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अभी तक प्रधान और पंचायत के चुनाव में इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है। आगे चल के कुलभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जगदीश जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मतलब आगे होकर के बैठ जाएंगे, फ्रेम आपका और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरी टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि वो आपसे राब्ता करें और तब तक जो है वो कुलभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं और रिजर्वेशन का जिक्र अभी जगदीश जी ने भी किया। हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर से मतलब बीजेपी के लीडर से जब बात करते हैं तो वो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के आते हैं और एग्जाम्पल देते हैं वो आंध्र का, तेलंगाना का और कर्नाटक का खासतौर से। ठीक है साहब, वो कहते हैं कि मजहब की बिना पर आरक्षण नहीं लिया जा सकता। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार इस बात को कहा, बल्कि महाराष्ट्र में तो वो कह रहे थे कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मुसलमानों को धर्म के नाम पर मैं जो है या मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। देखिए मैं इन तमाम बयानों की बात कर रहा हूं चूंकि बयान ये भी दिए गए कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो संविधान है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये बात भी सच है कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स की, कम से कम 4-5 तो ऐसे लीडर हैं, और वो भी ऐसे लीडर जो चुने हुए थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं होते। जो पार्लियामेंटेरियन है जाहिर है उसको सीरियसली लेना चाहिए। उनके बयान आए थे कि आप हमें 400 सीटें दिलवा दीजिए तो हम आइन को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो बीजेपी को लगातार टारगेट किया गया कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की तरफ से और कहा गया कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी हुकूमत आइन को, संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और यही बात अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक के लीडर आ गए या इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। और जब तक दोनों लीडर की तरफ से यानी दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से यही बयान आ रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम आइन को खत्म नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा कि अगर बाबा साहब भी आ गए उन्हें भी जो है वो खत्म नहीं करने दिया जाएगा संविधान को। वजह क्या है? ये संविधान को लेकर के दोनों पार्टियां, दोनों जो है गठबंधन एक दूसरे पर इतना मतलब टारगेट क्यों कर रहे हैं, हमले क्यों कर रहे हैं? आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं। अगर जो हम आज तक के संसदीय इतिहास पर एक नजर डालें तो आरक्षण के प्रावधान के लिए अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 का प्रावधान किया था। मैं पूछता हूं कि अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए है, उस अनुच्छेद 16 में पहला बदलाव किसने किया? उसमें पहला बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसलिए आज देश की जनता उनके सामने है। कभी ये होता है कि पहली बार तो कुछ अच्छा कर दिया, अगली बार उससे बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो आज ये देश देख रहा है कि उनका टारगेट क्या है। बहुमत तो आपके पास 2014 में भी मिला, 2019 में भी मिला, 2024 में अचानक आपको 400 पार के आंकड़े की क्या जरूरत पड़ गई? इससे साफ आपकी नीयत दिखाई देती है कि आपकी नीति और नियति निश्चित तौर पर कुछ ऐसा करने की है जो देश के हित में नहीं है। और इसी बात को विपक्ष उठा रहा है।
कि 400 पार का नारा आखिर प्रधानमंत्री जी का क्यों आया। उस पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और 400 पार का तो वो शब्द ही भूल गए हैं, क्योंकि 200 भी पार नहीं हो रहा है। अब उनको आंकड़े मिल गए हैं, जमीनी हकीकत पता लग रही है। संविधान में बदलाव करने की जो नियत है वो किसके लिए है? क्या 10 साल उन्होंने पूंजीपतियों के लिए काम नहीं किया? कहने के लिए कुछ भी आप कहें, लेकिन सच अलग निकल के आ रहा है और सच ये बताया जा रहा है कि आज देश में चाहे वो नोटबंदी रही हो प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो जीएसटी रही हो प्रधानमंत्री जी की, चाहे प्रधानमंत्री जी की कोविड के दौरान पीएम केयर फंड बनाने की योजना रही हो, चाहे वैक्सीन वाली कंपनी से चंदा लेने की कोशिश रही हो, मैं तो कहता हूं कि जो बयान की बात अभी आप कर रहे थे कि पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर ने जिक्र कर दिया, सबसे पहले पूरे चुनाव में पाकिस्तान को कौन लेकर आया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब उन्हें लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के कमजोर होने से पाकिस्तान में नेता दुखी होते हैं, और एक कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पे किसी वहां के नेता ने कर दी, उसको आधार बना के सबसे पहले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी लेकर आए। तो प्रधानमंत्री जी का ये डर है, प्रधानमंत्री जी की बेचैनी है, और प्रधानमंत्री जी को साफ दिखाई दे रहा है कि 4 जून की उनकी विदाई हो रही है। अभी राहुल जी ने कानपुर में और अपने हर भाषण में कहा कि अब ये तय हो चुका है और इसे कोई बदल नहीं पाएगा कि 4 जून को वो नहीं जा रहे। जितने काम कर सकते थे, विकास की बात करिए तो उन्होंने नफरत का विकास किया है, कोई नहीं इससे असहमत होगा। उन्होंने विभाजन का विकास किया है, उन्होंने भय का विकास किया है, उन्होंने भूख का विकास किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार का विकास किया है, और उन्होंने हर तरह से अपने लोगों का फायदा। पहले जब विपक्ष कहता था हम दो हमारे दो की सरकार चल रही, राहुल जी 3 साल से हमलावर हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लेकर अभी तक राहुल गांधी जी लगातार कह रहे कि क्यों न जांच हो कि अडानी को क्या क्या लाभ हुआ है, क्यों अडानी को इतने लाभ दिए इस सरकार ने, क्यों अडानी के हवाई जहाज से आप घूमते हैं जिसपे मोटा मोटा अडानी लिखा हुआ है, आज देश में रेलें घूम रही हैं उन पे अडानी रेल लिखा हुआ है। आखिर ये क्या हो रहा है? और आज प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि टेम्पो से पैसा भर के राहुल गांधी के पास चला गया है। इसलिए ये तो हार मान ली प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन। आप अपने उन्हीं पूंजीपतियों को जिन्हें खड़ा कर रहे थे, अगर जो वो भी ठीक कोई बात कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि देश में विपक्ष के मुद्दे ठीक हैं, तो आप तुरंत पलट जाएंगे। आज पूरी जनता 140 करोड़ लोग इस देश के देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के लिए संघर्ष किया, देश को बचाने की लड़ाई है। मैं इसे सिर्फ चुनाव नहीं मानता हूं, 2024 का चुनाव आजाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां साफ दिख रहा है कि आज जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको भटका के भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को लाती रहेगी। आप मंदिर पे ही बात कर लीजिए, हम तो कहते हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाया गया, क्यों नहीं गरीब कमजोर लोगों को बुलाया गया जिनकी आस्था का विषय है। दरअसल ये आपकी चुनावी आस्था का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। आज आपके चैनल पे भाजपा के नेता नहीं आए, मुझे तो लग रहा है 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी दिखाई पड़े तो बड़ा कठिन होगा, क्योंकि क्षेत्र में तो जनता उन्हें घुसने नहीं दे रही है और परिणाम का हम इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद तो इनकी हालत बद से बदतर होने वाली है। जो भी आपने नाइंसाफी की है, भारत बहुत ही अलग विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां आप एक डंडे से सबको हाँकना चाहेंगे तो उल्टे आपको ही हाँक दिया जाएगा, और आज यही स्थिति बन चुकी है। हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री अपने इसी दुष्चक्र में उलझ गए हैं, उसी गुजरात में उलझे हुए हैं। आज गुजरात की जनता कह रही, मैं तो आपसे बनारस की बात कर रहा हूं, 7वें चरण में चुनाव है। आज घूम घूम के जनता वहां पे पूछ रही है कि आप भाषण देते हो कि हमने हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बना दी, हर दिन एक कॉलेज बना दिया। बनारस की जनता पूछ रही कि बनारस में कितने विश्वविद्यालय बनाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और 10 साल से आप वहां के सांसद हैं, कितने अस्पताल आपने वहां के बनाए हैं। वहां पे आपने सिर्फ नफरत का विकास किया है। आप भय पैदा करते हैं कि अब ये खतरे में है, अब वो खतरे में। हकीकत में आपकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से देश के संविधान को खतरे में लाया जाए। बाबा साहब का वो पवित्र संविधान जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर किस पार्टी पर चुनाव जीतकर पहले संविधान सभा में आए थे। बाद में विभाजन होने के बाद कांग्रेस ने सीट खाली करा के उनको संविधान सभा में जगह दी, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और इतना बेहतरीन संविधान बन के मिला है जिसपे आज हम 70 साल में इतने आगे निकल के आए। सभी वंचितों को न्याय मिला है,
सभी दलित भाइयों को न्याय मिला है। जो हाशिए पर थे वो आज मुख्य धारा में खड़े हैं। लेकिन मोदी जी ये कभी नहीं चाहेंगे। मोदी जी साफ कहते हैं कि मेरे खून में बनिया का खून है, मेरे स्वभाव में बनिया का व्यवहार है, मैं तो हर चीज बनिया की नजर से करता हूं। तो क्या इसी अपने लाभ के चक्कर में आप देश की 140 करोड़ जनता को गड्ढे में डाल देंगे और कुछ ऐसे नारे उछाल देंगे जो देखने में जनता के हित में लगे लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और हो? तो आज जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आज आप जैसे चैनल, मीडिया के तमाम चैनल, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं कि सच्चाई सामने आ चुकी है। और आज चौथे चरण के बाद मैं दावे से कह रहा हूं कि इस देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, वसीम अकरम त्यागी साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। वो जब रैली में होते हैं तो बहुत अलग तरह की बातें करते हैं और जब किसी मुसलमानों के प्रोग्राम में या किसी गैदरिंग में होते हैं तो फिर अलग तरह की बात करते हैं। एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मुस्लिम समाज से आत्मनिरीक्षण की बात कह रहा हूं। यदि आप ये चाहेंगे या ये सोचेंगे कि आप ये तय कर रहे हैं कि सत्ता में कौन होगा और किसे गद्दी से हटाया जाएगा, तो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ठीक है साहब, दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय किसी तरीके से अगर देखा जाए तो वो विकसित हो रहे हैं। सऊदी में योग आधिकारिक पाठ्यक्रम का विषय बन गया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे हमें मुस्लिम विरोधी कहेंगे। यानी वो ये एक तरीके से उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो योगा है वो सऊदी में तो एक्सेप्टेबल है, उसको तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर यहाँ पर नहीं। देखिए पॉलिटिकल देश प्रगति कर रहा है, यदि आपका समुदाय वंचित महसूस कर रहा है तो सोचिए इसका कारण क्या है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का है। ये मुसलमानों को एक तरीके से उन्होंने, चूंकि मुसलमानों को टारगेट भी वही करते हैं, कई बार वो कहते हैं कि वो कपड़ों से पहले कई बार बयान आए उनके, और वो भी इंतखाबात के वक्त कि कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। ठीक है साहब, अभी घुसपैठिया बता रहे थे अपने ही नागरिकों को। बीजेपी के लीडर है नहीं, वरना उनसे फिर हम जवाब जानने की कोशिश करते। वो कह रहे थे ज्यादा बच्चे पैदा, और ना जाने क्या क्या बातें वो करते हैं। ठीक है साहब, वही एक तरीके से एक अलग तरह के बयान दे रहे हैं और उनको मशवरा भी दे रहे हैं। कैसे दे दें इसको? ये वही वाली बात होगी कि मुद्दई भी तू और गवाह भी तू। खैर, बात यह है जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, देखिए कल्चर क्रिएट करना स्टेट का काम नहीं है। प्रधानमंत्री जिस योगा का जिक्र कर रहे हैं वो कल्चर का हिस्सा है, भारतीय कल्चर है। और उसे क्रिएट करना, यहाँ किसी भी देश में कल्चर क्रिएट करना स्टेट का हिस्सा नहीं है। स्टेट का मतलब है कि आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है सुनिश्चित करें, कानून का राज देश में स्थापित करें, नागरिकों के साथ में भेदभाव ना हो। जब आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को की तरफ इशारा करके कि मुसलमान ये छोड़ दें कि कौन विपक्ष में होगा कौन सत्ता पक्ष में होगा, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने मुसलमानों को, आप इस देश का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। आपने खुद ये लाइन खींच दी। क्या मुसलमान को वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अगर आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ेपन की बात करिए, पिछड़ेपन को दूर करने की बात करिए, फिर वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी हो। लेकिन जो आप ये कहते हैं कि उन्हें ये छोड़ देना चाहिए, क्यों छोड़ देना चाहिए? प्रधानमंत्री ये चाहते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में कि मुसलमान इस देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अलग हो जाए और खुद को अलग कर ले, और ये उन्होंने करके दिखाया है। उनकी 2 बार सरकार प्रचंड मोहम्मद से बनी। इस सरकार में उनकी पार्टी का कोई भी लोकसभा का एमपी चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंचा। इस बार तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो इस बार उन्होंने अभी तक सिर्फ एक टिकट दिया है। राज्यसभा में एक नॉमिनेट मेंबर हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए थे, हालांकि वो इत्तेफाक से बीजेपी के हैं, गुलाम अली खटाना। पिछले कई वर्षों से मोदी कैबिनेट मुस्लिम मुक्त कैबिनेट है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी नहीं है मुसलमान के पास में, हज मंत्रालय भी नहीं है। ये जो 2 ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे ये भी किसी मुसलमान के पास में नहीं है। आप जब ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, तो आप ये चाह रहे हैं कि उसी मिशन पे मुसलमानों पर लग जाना चाहिए जो मिशन मोदी जी का है। मोदी जी का मिशन है कि मुस्लिम मुक्त विधायिका, और वो उन्होंने करके दिखाया है। क्या ये जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है और 140 करोड़ की इस देश की आबादी है, तो मुसलमानों को साथ लेकर के आबादी है, उन्हें अलग करके नहीं है। जब आप कहते हो सबका साथ है, सबका विकास है, तो उस सबके में मुसलमान भी आते हैं। तो आप क्यों अलग से स्पेशली ये बातें कर रहे हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष को छोड़ देना चाहिए? तो आप ये चाह रहे हो कि मुसलमान खुद को इस देश की राजनीति से, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने आप को अलग कर ले, किसी के पार्टी का आप
आप फिर क्यों मुसलमानों के बीच में जाते हो? आपकी रैलियों में जो अक्सर मुसलमान मिलते हैं, आप कहिए उनसे कि आप घर जाइए, आप क्यों इस कोशिश में लगे हैं कि कौन सत्ता पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में होगा? क्या आप में हिम्मत है? आपकी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो क्यों है? उसे भंग क्यों नहीं कर दे रहे आप कहिए उनसे, छुट्टी करिए कि नहीं, हम मुसलमानों को चाहते हैं कि वो अपनी सोच को बदले और वो ये फिक्र छोड़ दीजिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन बैठेगा। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि वो कर रहे हैं। वही आदमी चुनावी रैलियों में जाकर के पूरे चुनाव में सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मुसलमान ना होते इस देश में तो प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं वो पार्षद बनना मुश्किल हो जाता उनके लिए। लेकिन हेट यहां पर इस कदर फैलाई गई। शुरू में लगा कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे, उसके बाद में पुलवामा आ गया, अब ये नए कानून लेकर नई बात कही जा रही है। बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं संविधान बदलेंगे, संविधान की बात होगी, संविधान पुराना हो गया, नई पार्लियामेंट है, नया संविधान होना चाहिए। ये तमाम बातें, अब इसमें बीच में रुकावट कहाँ आ जाती है? रुकावट मुसलमान की बीच में आ जाती है, क्योंकि उनके नाम पर मोबिलाइज करके लोगों को ध्रुवीकरण कराना आसान है, तो वही वो कोशिश में लगे हैं। अब वो कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। तो इसलिए नए पैंतरे बदल रहे हैं कि मैं तो ये सलाह देना चाहता हूं। 2014 में भी कह रहे थे आप, मैं तो एक हाथ में कुरान देना चाहता हूं, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। आप क्यों देना चाहते हैं किसी को कुरान है, किसी को? आपकी जो काम है यहां पर इस देश की सरकार को चलाना, ठीक है। आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो यहां लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित करना। आप बताइए, इस देश में का एक राज्य पिछले 1 साल से चल रहा है, वहां माइनॉरिटी है, ईसाई कम्युनिटी है और दूसरी आदिवासी कम्युनिटी है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस राज्य में जा सकें, उसका दौरा कर सकें, उसका मणिपुर का मैं भी आप बोल सकें। मॉब लिंचिंग में गाय के नाम पर 56 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है। आप बोल दीजिए जरा एक के बारे में। आप कन्हैयालाल का जिक्र करते हैं, संदेश खाली का जिक्र करते हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं जिन्हें गाय के नाम पर मारा गया और उन्हें फिर मालाएं पहनाई गई उनके द्वारा, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे। जयंत सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग माला पहना रहे थे, क्या आपने उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? इसी देश में आप लाल किले से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त 2022 को। गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार उन लोगों को बरी कर रही, सजा माफ कर रही थी जिन्होंने एक महिला के 14 लोगों, परिवार के 14 लोगों की हत्या करी और उसके साथ में दरिंदगी की, और आप यहां महिला और नारी शक्ति पर भाषण दे रहे थे। तो ये आपकी कथनी और करनी को दर्शाता रहा है। अब आप पैतरा बदल कर कह रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए कि सत्ता पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा। आप तो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान खुद किनारा कर ले और आपसे कहे हाथ जोड़ करके कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने मतदाता है, यहाँ के नागरिक हैं, आप हमसे वोट डालने का अधिकार छीनिए, तो ताकि हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा ना रहें। तो ये आप दर्शाना चाह रहे हैं। मुस्लिम मुक्त विधायक आप बताइए कहां है? यूपी में आपकी सरकार है, प्रचंड मोहम्मद की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, 19% आबादी है। विधानसभा में कितने टिकट आपने दिए? 2 बार आप प्रचंड मोहम्मद से जीत कर आए। इस देश में 10 साल से आप जीत कर आए, कितनी लोकसभा के टिकट आपने दिए? जो बड़े नेता जो चुनाव जीतकर अपने दम पर आए थे, जो ये मोदी की जो बीजेपी है, इससे पहली जो बीजेपी थी, अटल की बीजेपी, जब उसमें वो आए थे तो उसमें अपने दम पर जो जीत जाया करते थे, उन्हें भी आपने टिकट नहीं दिया। राजस्थान का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान में एक समय वो था कि सिर्फ मुस्लिम राजस्थान विधानसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक थे और वो दोनों के दोनों बीजेपी से थे। लेकिन इस बार आपने उन्हें भी टिकट नहीं दिया, तो आप तो उन्हें इस देश की राजनीति से गायब कर देना चाहते हैं और फिर आप डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जोगिंदर सिंह खालसा जी हमारे साथ, आपकी कथनी, आपकी खुद की बातें आपका अमल का साथ नहीं दे रही हैं। ठीक है, जोगिंदर सिंह खालसा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं आप, और जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा, चूंकि आपसे पहले जो है वो वसीम अकरम त्यागी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस से कुलभूषण जी हमारे साथ हैं और जगदीश जी हैं समाजवादी पार्टी से। और बात यही है कि भाई रूलिंग पार्टी है, 10 साल से हुकूमत कर रही है मुल्क के ऊपर, कई सारे सूबों में हुकूमत है, मगर फिर भी इंतखाबात के वक्त जो असल मुद्दे थे किसानों के, जो असल मुद्दे थे इस मुल्क की ख्वातीन के, उनके साथ भी जो है, चूंकि एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे दिसंबर में आई हुई तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध बढ़े, दूसरे सूबों का भी उसमें जिक्र है। और अगर बात होनी चाहिए थी मतलब महंगाई की, बेरोजगारी की, नौजवान जो हैं वो अभी भी नौकरियों के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनकी बात होनी चाहिए थी, मगर प्राइम मिनिस्टर वो मुसलमानों को ले आए, उनका जो है वो घुसपैठिया बता दिया, पाकिस्तान बीच में आ गया, ना जाने कौन कौन से इश्यूज आ गए। जोगिंदर सिंह जी आप बताइए, इंतखाबात के वक्त
जो ये विवादित बयान है, इन्हीं का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर इतना काम किया, चूंकि बार बार हुकूमत ये दावा करती है कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया और जो भी स्कीमें चलाई उसका सबको फायदा पहुंचा है। अगर फायदा पहुंचा है तो साहब उनका जिक्र कीजिए ना, बताइए। और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है वो बताइए। कहां हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और तमाम चीजों पर आ गए आप लोग? जी, पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस सपा बसपा देखिए कहीं भी ये खुद ही घबराए हुए हैं। इनको पता है कि सरकार हमारी बनने नहीं जा रही है और इनका कहीं भी कोई मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। और रही बात जहां तक है भारतीय जनता पार्टी की, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और रही बात कांग्रेस सपा बसपा की है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको जानकारी है इस बात की कि मोदी जी के सामने कहीं किसी की दाल चल नहीं रही है। और रही बात विकास की है, तो देखिए देश में जो विकास की जो लहर शुरू हुई है ये मोदी सरकार में हुई है। सबका साथ सबका विकास। और यही बात ही बता रहे थे आपकी, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो किसी को नहीं छोड़ा गया है। किसी धर्म जाति को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, जगदीश जी आपके पास आऊंगा मैं। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जगदीश जी, अच्छा शायद वो 400 पार का जो पार्टी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले की 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, तो 400 पार नहीं 400 के ऊपर सीटें आनी है। और विकास की बात रही, देखिए पूरे देश में शौचालय की व्यवस्था की है, रोजगार की व्यवस्था की है गरीबों के लिए और किसानों के लिए। जो मोदी सरकार ने किया वो कभी सरकार ने नहीं किया है। जगदीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जगदीश जी आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जगदीश जी अरे भाई हटाइए, अब क्या नाम है जो है आप जगदीश जी, चूंकि वो कुछ इशू आ रहा है उनके साथ, तो कुलभूषण जी के पास मैं आऊंगा। कुलभूषण जी देखिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे बयानात हैं और घूम फिर करके मामला जो है वो मुसलमानों के आसपास ही पहुंच जाता है और वो ज़्यादा उम्मीद जो है वो कांग्रेस से ही लगा बैठते हैं लोग और सेकुलर पार्टियों से लगा बैठते हैं। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, किसी को एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक भी मुसलमानों को वो इग्नोर कर रहा है बीजेपी की तरह। पहले की तरह वो उनको सीट्स उतनी मतलब टिकट उतने नहीं दे रहा है। राजस्थान का भी एग्जाम्पल दिया गया। राजस्थान में ऐसा हुआ है कि हमेशा कोई ना कोई टिकट, वो एक टिकट ज़रूर देते थे और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं राजस्थान से लोकसभा के कांग्रेस से। मगर इस बार जो है वो ना जाने क्यों क्या हुआ, कौन सा फीडबैक मिला, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया। ठीक है साहब। और अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में भी पहले के मुकाबले टिकट जो है वो कम कर दिए गए हैं। वजह क्या है? और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि जो मंच है जहां पर राहुल गांधी बोलते हैं वहां पर कोई मुस्लिम लीडर उनके आसपास नहीं होता। टेलीविजन चैनल्स पर भी पहले के मुकाबले अब जो स्पोक्स पर्सन है वो उनकी तादाद कम हो गई है। क्या सच्चाई है इस बयान में उनके? और क्या लगता है कि क्या वाकई कुछ स्ट्रेटजी के तहत मुसलमानों को थोड़ा सा साइड लाइन करके या मुस्लिम लीडर्स को वो आगे चलने की, आगे बढ़ने की बात है? देखिए रब्बानी साहब, आप भी पत्रकार हैं, सारी चीजें जानते हैं। जी जी। लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत पहले ओवैसी साहब का सच बता दिया था इस देश को और उसकी सजा भी उन्हें भुगतनी। वहां तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ऐसे लीडर के बारे में कुछ कहना बहुत ठीक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की जो नीतियां हैं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं और जो मैनिफेस्टो है वो चुनाव के समय सबके सामने है। राहुल जी खुलेआम मंच से उनके बारे में बोल रहे हैं और कांग्रेस के सभी लीडर्स उस पर अपना बात कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी और 400 सीटें तो आ रही, पता नहीं ये सीटें कहां आने वाली हैं। शायद नागपुर में 400 सीटें पहुंचेंगी, लेकिन दिल्ली के संसद में तो अब भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, ये बिल्कुल तय है। भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, इसलिए मुझे इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। लेकिन निश्चित तौर पर इस देश के संविधान के अनुसार सरकार चलनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार देश के संविधान के अनुसार चलेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा राहुल गांधी जी ने पूरी न्याय यात्रा के दौरान लगाया और उनका अभी भी कहना है कि जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए, दूसरे के हिस्से पर दूसरे की नजर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो दूसरों की धूप भी खा जाते हैं, दूसरे के हिस्सों की, पानी भी पी जाते हैं और हवा भी खा जाते हैं। आज इसी न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, इसीलिए हमने अपनी इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकाली और जनता आज इसके साथ है। जनता इस सच को समझ रही है और निश्चित तौर पर 4 चरणों के जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटिंग हुई है, वहां पे मतदाता भी यही कह रहा है कि अब इन जुमलों से काम चलने वाला नहीं है, झूठ से अब राजनीति होने वाली नहीं है।
एक मौका 2014 में दिया, उसके बाद 2019 में दिया, अभी भी प्रधानमंत्री जी की रटी रटाई वही बातें, आपकी संपत्ति पूरी मुसलमानों को दे दी जाएगी, ये कांग्रेस का नहीं लीग का घोषणा पत्र है। अरे भाई, कहां लिखा हुआ है? एक बार घोषणा पत्र पढ़ तो लीजिए। लेकिन जब अनपढ़ता इतनी हावी हो जाए, जब पढ़ाई लिखाई का जीवन में कोई मतलब ही ना हो, तब इस तरह की बातें निकल के आती हैं। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिस वर्ग, जिस तबके की जो हिस्सेदारी है, उसकी वो भागीदारी रहेगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। कुलभूषण जी, एक चीज और है, देखिए अगर हम फेज वाइज बात करें तो चौथे फेज की मतलब वोटिंग खत्म हो गई है और 63% के करीब के आंकड़े अभी तक आए हैं कि 63% जो है वो पोलिंग हुई है। उत्साह जो होता है चुनाव के वक्त, वो वोटर्स के अंदर, और हम देख रहे हैं मतलब वो थोड़ा सा कम है पहले के मुकाबले, और वोटिंग परसेंटेज भी 3% के करीब शायद जो है वो आंकड़ा आ रहा है, अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हो, वो कम है। वजह क्या लगती है? वो जो, चूंकि इसकी दोनों वजह हो सकती हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो मतलब जो सियासी तज्जिया निगार है, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि चूंकि 400 पार का नारा दिया है तो बीजेपी वाले या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो, उनको लगता है कि भाई हम वोट क्यों करें, चूंकि 400 तो आ ही रही हैं। फिर इसका असर जो है कहीं निगेटिव सामने वालों पर भी पड़ रहा है। मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई होगी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फेज तक, ग्राउंड में जो है वो बहुत सारे लोग हैं पूरे मुल्क में, अलग अलग, आपके पार्टी वर्कर्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तमाम लोग होंगे। वजह क्या लग रही है जो 3-4% का जो फर्क है, कम है, ये क्यों है? क्योंकि अब वक्त के साथ ये बदलाव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था ये, तो ये कम क्यों है? बिल्कुल सही बात है आपकी। निर्वाचन आयोग ने इतने प्रयास किए और तमाम जागरूकता के अभियान चलाए, उसके बाद भी जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है वो चिंताजनक है। लेकिन आज तक की जितने भी राजनीतिक विद्वान हैं और जितने सर्वेक्षण आते हैं, उनके हिसाब से यदि जनता सत्तारूढ़ सरकार से निराश होती है तो वो मतदान करने नहीं जाती है। पिछले कुछ समय से देश में एक नए किस्म की राजनीति शुरू हुई थी, जिससे सभी वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग वो नाम भी निकल के आए कि अंधभक्त हैं, भक्त हैं, या जो भी है। हमारा ये मानना है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कि सबसे ज्यादा इस चुनाव से निराश है युवा। और वो युवा जो नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमलों से बड़ा उम्मीद से भरा हुआ था, जिसको ये लगता था कि अब पता नहीं क्या होगा, देश को विश्व गुरु बनने के बिल्कुल दरवाजे पर हम पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी सारी चीजें बदलने वाली हैं, और मोदी जी ने कहा था कि चमत्कार होने वाला है, 70 साल से जो इस देश में नहीं हुआ वो होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो वोटर जो 2000 और 2014 और 2019 में बड़ी ताकत से जाता था वोट के लिए, घर घर जाता था, अभी हालात ये हैं कि बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के जो बिस्तर हैं वहां सन्नाटा हो जाता है दोपहर के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहा जाता था, तीसरे चरण के चुनाव के आंकड़े आए हैं कि शहरी क्षेत्रों में कितना मतदान हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के कल ही जारी हुए हैं और उनका भी मैं अध्ययन कर रहा था। जितनी भी पॉश कॉलोनी है जहां पढ़ा लिखा तबका है, वो वोट देने नहीं जा रहा है। लेकिन जो कमजोर तबका है, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि अगर जो पूंजीपतियों को पैसा दिया जा सकता था तो गरीब महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा सकता था, युवाओं के लिए भर्ती क्यों नहीं निकाली जा सकती थी। आज कोई सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें रिक्तियां ना हो, और वो भी रिक्तियां जितने पद हैं उसके बराबर रिक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में वो युवा जो बड़े उत्साह से आता था कि मोदी जी आए हैं, पता नहीं क्या बदल देंगे, अब उसको हकीकत समझ में आ गई, वो निराश है। लेकिन जिनको वाकई जरूरत है सहयोग की, बहुत सारे लोग, अरे भारतीय जनता पार्टी के कई तो सांसद प्रत्याशी, क्या नाम लेने की बात कही जाए, मेरठ में लाए थे, बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि पता नहीं क्या बदलाव हो जाएगा। वो चुनाव होते होते एक उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने उनको डिलीट भी किया, लेकिन उठाया और डिलीट करना पड़ा वो ट्वीट उनको। हाँ नहीं, उन्हें डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने आज तक कहीं प्रचार में आपको दिखाई दिए हो तो आप बताइए। उनके बहुत रोड शो होने वाले थे कि राम सीता लक्ष्मण आएंगे, घूमेंगे। दरअसल जो झूठे वादों पर लाए हुए लोग थे वो इस बार चुनाव से निराश हैं, और जिनको हकीकत में जरूरत है न्याय की और गारंटी की, वो अपनी पूरी ताकत से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और आज के भी जब व्यवस्थित आंकड़े आएंगे तो आप देखोगे कि बूथ वाइज आंकड़ों का अध्ययन करने से पता लग रहा है कि 4 जून का परिणाम क्या है। ठीक है जगदीश जी, कुछ टेक्निकल इशू था, मेरा ख्याल कि अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। पीडीए की पॉलिटिक्स जो है वो समाजवादी बड़ी मजबूती के साथ पिछले कई महीनों से कर रही है। अब
चौथे फेज के चूंकि इंतखाबात हो चुके हैं, चौथे फेज की वोटिंग हो चुकी है और 39 सीटों पर जो है वो तकरीबन 50%, अगर हम बात करें तकरीबन 50% है, ठीक है साहब, वो हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। क्या कहेंगे पीडीए का कितना असर है? और चूंकि एक बड़ा ये मामला था और बड़े शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ पीडीए की एक मुहिम चलाई अखिलेश यादव ने, सबको जोड़ने की कोशिश की। आज शाम तक आपकी बहुत सारे लोगों से फील्ड में भी बात हुई होगी, हालांकि कन्नौज से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, बहुत सारे और मतलब जो है वो सीटों से ऐसी शिकायतें थी कि वोट किसको दे रहे थे और पर्ची किसी और की निकल रही थी। ऐसे हमने कई सारे एक्सपर्ट बयान सुने, खुद अखिलेश यादव जो है उनको भी मैदान में उतरना पड़ा, उनको भी जाना पड़ा, चूंकि ऐसी शिकायतें थी कि गड़बड़ी हो रही है। क्या कुछ आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है इस बारे में, और क्या पीडीए का असर है उत्तर प्रदेश में? रब्बानी साहब जी, पहली बात तो ये है कि आप प्रश्न बहुत लंबा कर देते हैं, एक प्रश्न में कई कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए ना सर, जवाब दीजिए। अब आप ये आपसे मैं क्लास बाद में ले लूंगा, क्लास मत दीजिए, जवाब दीजिए सीधा। पहला जो है, पहली बात तो है आपने पीडीए की बात कही है। पीडीए पूरी तरह से मजबूत है जी, और पीडीए जो है भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने जा रहा है। पीडीए जान रहा है कि बीजेपी ने उनके अधिकारों को छीन लिया है, उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, उनका जो संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए पीडीए जाग करके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रहा है। अब रही बात आपने जो कहा कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन में क्या हुआ है, इलेक्शन में ये एन के एन प्रकार अपनी हरकत कर रहे हैं और उन हरकतों का जवाब समाजवादी बहादुर कार्यकर्ता उनका जवाब दे रहे हैं और इनका कोई बस नहीं चलेगा। पूरा का पूरा पीडीए इनका सुपड़ा साफ कर देगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई रहनुमा नहीं मिलेगा। ठीक है रब्बानी साहब? जी ठीक है। चूंकि बीजेपी के जो है अपने जोगिंदर जी बहुत देर से जुड़े, मगर उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे साहब, क्या उम्मीद लीजिए साहब? हम कह रहे थे कि देर से जुड़े और वो फिर कुछ टेक्निकल इशू है, वो फिर चले गए। जोगिंदर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। ये बताइए, पहला फेज तो हमने कहा कि वो तो निपट गया था ठीक ठाक, दूसरे फेज के बाद ना जाने कौन कौन सी बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, अडानी अंबानी की बात हुई, नानी भी याद आ गई उसमें। एक दिन होम मिनिस्टर जो है वो नानी का भी जिक्र कर बैठे, और ना जाने कौन कौन सी बातें हुई। क्या उम्मीद की जानी चाहिए? अब 3 फेज आगे के बचे हैं, क्या वापस असल मुद्दों पर लौटेगी बीजेपी? चूंकि बीजेपी से सवाल इसलिए, वो रूलिंग पार्टी है, सीधे तौर पर जवाब दीजिएगा। फिर कोई टेक्निकल इशू है? वसीम अकरम साहब, आप बताइए, क्या आपको लगता है, क्या सारे जितने भी एक मतलब तौर तरीके हो सकते हैं सब आजमा कर देख लिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आजमाती भी हैं शायद, मगर लो लेवल पर नहीं जाना चाहिए किसी भी पार्टी को? वापस आए जी, जवाब दीजिए। हाँ, कि राम की बात कर रहे थे, तो राम को तो लेकर बीजेपी ही आई है। 500 साल से ना कांग्रेस ने ना सपा ने कभी तो फैसला उसका हमने नहीं दिया अयोध्या वाला। जब लोग आ गए हैं तो सभी को खर्च हो रहा है कि राम जन्मभूमि का निर्माण वापस मुद्दों पर आइए सर, वापस बताइए कि क्या असल मुद्दों पर रहेंगे, जो इस देश की आवाम से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात होगी, या फिर जो है इधर उधर भटकते रहेंगे? ये रही बात तीसरे फेज की है, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। 400 पार की सीटें बनाया गया है, 400 पार सीटें आएंगी, 405, 410 से कम सीटें नहीं आनी है। ठीक है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी फिर से ठीक है अपने प्रधानमंत्री। वसीम अकरम त्यागी जी, चूंकि आप जो है वो देखते हैं, निगाह रखते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज का मैं जिक्र हमेशा करता हूं कि बॉडी लैंग्वेज लीडर्स की बदली भी लग रही है, रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, फेस एक्सप्रेशंस भी, बातों का जो तौर तरीका है, जो स्पीचेस का तौर तरीका, वो भी बदला हुआ लग रहा है, शब्दों का जो चयन है वो भी बड़ा अलग हो गया है। क्या बाकी के जो 3 फेज बचे हैं, क्या वापस आएंगे, असल मुद्दों पर आना पड़ेगा? चूंकि ये बात सच है, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं फील्ड से, वो ये है कि पब्लिक के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और बाकी चीजों का कोई ज्यादा असर नहीं है, वो असल मुद्दों पर ही टिके हुए हैं। देखिए रब्बानी जी, मैं आपको फिर से 10 साल पहले लेकर चलता हूं जी। 10 साल पहले जब चुनाव का माहौल था, पूरा चुनाव चल रहा था, तब उस गलती को कांग्रेस कर रही थी लगातार जी। प्रधानमंत्री जो इस वक्त प्रधानमंत्री, उस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लगातार गुजरात को केंद्र बना करके मोदी पर निशाना साध रही थी लगातार,
और उसका रिएक्ट हो रहा था मतदाता को। जितना वो मोदी को गाली दे रहे थे, या उनकी भाषा में, वो तो कहते हैं मुझे गाली देते हैं, उन्हीं की भाषा में कहें, जितना वो मोदी को बुरा भला कह रहे थे, उतना उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा था। लेकिन इस बार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पलट कर आया है कांग्रेस की तरफ। आज गृह मंत्री बोल गए कि इटली से थोड़ी लाई थी रायबरेली को सोनिया गांधी, ये कोई भाषा है गृह मंत्री की? उससे पहले उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अगर राहुल की नानी भी आ जाए वो भी सीए को खत्म नहीं कर सकती। तो ये नानी और इटली, ये सारी चीजें, मतलब इन तरह का जिक्र करना, तो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें उनकी हताशा साफ दिख रही है। और जितना उस पर हमलावर हो रही है बीजेपी, उसी तरह जिस तरह 10 साल पहले कांग्रेस हमलावर होती थी बीजेपी पर, विपक्ष में जब बीजेपी थी, वो सेम उसका वही पैटर्न यहां पर है। जितना बीजेपी हमलावर हो रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कांग्रेस का फायदा हो रहा है। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, कुलभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज मैं बात कर, लोगों को पता नहीं चल पाता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, लेकिन बीजेपी ने उसका इतना ज्यादा प्रचार कर दिया कि सबको पता चल गया कि कांग्रेस के पढ़ना पड़ा, फिर लोगों को पढ़ना पड़ा कि असल में है क्या। क्योंकि अक्सर मैनिफेस्टो को लोग मोटे तौर पर नहीं पढ़ते, जो अखबार में या टेलीविजन पर या मीडिया पर खबरें आ गई उसको देख करके ही काम चला लेते हैं। और यह भी सच है कि जो मैनिफेस्टो है उसका 2-3% लोगों पर ही असर पड़ता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। कुलभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा आखिर में। क्या लगता है, चूंकि देखिए अब बहुत कम जो है वो मरहले बचे हैं, मतलब 3 फेज बचे हैं और 60% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। क्या लगता है कि चूंकि ये सवाल तो रूलिंग पार्टी से भी होना चाहिए था, वो उनको बहुत सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पाए, आपको लगता है कि कांग्रेस इतना मजबूर कर देगी सामने वालों को, खासतौर से एनडीए को, बीजेपी को और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर को, कि उनको असल मुद्दों पर आना पड़ेगा, या फिर ये यही चलता रहेगा? फिर हमें भी हफ्ते 10 दिन में जो है एक बार जरूर ये डिबेट करनी पड़ेगी कि किस लो लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं हमारे लीडर्स। आएंगे वापस असल मुद्दों पर, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में हार चुकी है और उन्हें ये पता है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। तो ये कहा जाता है ना कि भागते भूत की लंगोटी सही, इस कहावत के तौर पे वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे जुमले और कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जाएं जिनसे असली मुद्दे साइड में रहे और हमें दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने देखी है, या इस देश के जितने सुधी और समझदार लोगों ने देखा है, जनता जनार्दन ने देखा है, जो हर बातों को समझती है, उसे ये पता है कि ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय झूठ पार्टी। तो ये ऐसे ही मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंकड़ों की बात होगी तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं। वैसे चाहे ये जितने लाख बोल दें, जितने करोड़ बोल दें, इतने लाख लोग रोजगार दे दिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में था, एक मंत्री बोल रहा था 6 लाख, दूसरा कह रहा था 5.5 लाख, एक कह रहा था 5 लाख, मुख्यमंत्री कह रहे थे 4.25 लाख। मतलब जब आपको आंकड़ा देना हो और 4 मंत्री सरकार के अलग अलग आंकड़ा दे रहे हो, तो इससे तय हो जाता है कि कोई एक आंकड़ा आपके पास नहीं। तो जब आंकड़े नहीं है, कोई काम नहीं आपने किया है, तो आप अंतिम चरण तक, 7वां चरण तो बनारस में चुनाव होगा साहब, और बनारस में जब जनता उनसे पूछेगी गंगा के किनारे खड़ा करके कि गंगा की ओर हाथ उठाकर कहिए, तब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि चलिए गंगा किनारे खड़े हो जाइए और बता दीजिए कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बनारस के लिए क्या किया। जो बना बनाया बनारस था, जहां रस हमेशा बना रहता था, उस रस को बर्बाद कर दिया, वहां भी नफरत फैला डाली। तो 7वें चरण तक ये ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे। लेकिन हमें आप जैसे पत्रकारों का, सोशल मीडिया का, मीडिया के कई घरानों का शुक्रगुजार होना होगा कि आज जनता सच जान रही है, जनता तक हर चीज बेबाक पहुंच रही है और जनता भी बेबाकी से निर्णय लेकर बेबाकी से वोट देने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कुलभूषण जी आपका, जोगिंदर जी आपका, जगदीश जी आपका, वसीम अकरम त्यागी साहब आपका, तमाम का शुक्रिया। जाहिर तौर पर 4थे फेज तक की वोटिंग हो चुकी है, अब 3 फेज आगे बचे हैं और वोटिंग जरूर करनी होगी उन तमाम जगहों पर, उन तमाम लोगों को जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं या जिनका वोट कार्ड बना हुआ है। वो जब भी उनका नंबर आए वो ज़रूर जा करके पोलिंग बूथ तक जाए, वोट करें। चूंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। ये कहीं ना कहीं फिक्र की बात है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने हक की बात करते हैं, हक मांगने की बात करते हैं, तो आपको अपनी ड्यूटी भी ज़रूर निभानी पड़ेगी, निभानी चाहिए। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप तमाम का शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।